अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ बायोलॉजी में आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। दरअसल फैक्टर्स किसी भी चीज़ को कहते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो एंजाइम की रेट से मुराद होती है हमारी रफ्तार, यानी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एंजाइम की रफ्तार को अफेक्ट कर सकती है। एंजाइम की रेट को, एंजाइम की रफ्तार को या तो तेज़ कर सकती हैं या उसको स्लो डाउन कर सकती है। आज हमने वो चीज़ें पढ़नी है। पहली बात तो ये कि आपको पता है एंजाइम बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। हर एंजाइम की एक मखसूस शेप होती है। इस तरह से मसलन ये एक एंजाइम है, ये इसकी शेप है, ये एक एंजाइम है, ये इसकी शेप है। तो हर एंजाइम की एक ख़ास शक्ल होती है। कोई भी ऐसा फैक्टर जो एंजाइम की इस शेप को थोड़ा सा भी बदल दे, मसलन ये जो एंजाइम है इसकी शेप थोड़ी सी चेंज होके इसकी एक्टिव साइड यूँ हो गई, पहले यूँ थी अब ये इसकी एक्टिव साइड यानी यहाँ जहाँ पे मॉलिक्यूल में जुड़ना है वो बदल गई, तो एंजाइम काम करना बंद कर देगा। इसलिए एंजाइम आर वेरी सेंसिटिव, बहुत हसास होते हैं। ज़रा सी माहौल के अंदर तब्दीली आए ये काम करना बंद कर देते हैं, ये स्लो कर देते हैं। अब पहला फैक्टर जो एंजाइम की एक्टिविटी पर असरअंदाज होता है दैट इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है ये इस तरह से असरअंदाज होता है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें, इफ़ यू आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर देन एंजाइम की रफ्तार बढ़ती जाती है। एंजाइम को हीट अगर ज़्यादा मिले तो वो तेज़ काम करता है। इसलिए मैंने लिखा है कि जो यूजुअली इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी आप टेम्परेचर के अंदर आमतौर पे अगर इंक्रीज़ करें, इंक्रीज स्पीड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ जाती है, बट अप टू अ लिमिट, लेकिन एक लिमिट तक। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, तो टेम्परेचर की भी एक लिमिट है। उस लिमिट तक रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। मसलन आपके पास एक एंजाइम है, वो आपने उसको 20 सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है। आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दे, 30 कर दे, 30 तक उसका रेट और बढ़ गया। आपने 31 किया, 32 किया, रेट और बढ़ गया, 33 किया और बढ़ गया, 37 किया और बढ़ गया, पूरा बढ़ गया। अब 37 एक लिमिट है, इस लिमिट से आगे आप चले गए, 39 पे चले गए, स्लो हो गया, 40 पे चले गए और स्लो हो गया। इतनी ज़्यादा हीट बर्दाश्त ही नहीं कर सकता वो। तो अब जो 37 का टेम्परेचर है उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर का डेफिनेशन ये है कि मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर फॉर एंजाइम। वैसे तो इसकी डेफिनेशन ये है कि द टेम्परेचर एट विच एंजाइम वर्क मोस्ट एक्टिवली, जिस पे एंजाइम जो वो मोस्ट अपनी पूरी स्पीड से काम करे, यानी एंजाइम जो वो वर्क फास्टेस्ट करे, हम उस टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। जैसे इंसानी जिस्म का ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37, इंसानी जिस्म का कितना है 37 ऑप्टिमम टेम्परेचर है। यानी अगर इंसानी जिस्म के एंजाइम को 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिलेगा तो वो अपनी पूरी रफ्तार से काम करेगा। तो ये टेम्परेचर फिर क्या हुआ, ऑप्टिमम, क्योंकि ऑप्टिमम का लफ्जी मतलब है मुनासिब तरीन। हाँ, अगर आप टेम्परेचर को इससे कम कर दें, 20 कर दें, तो बहुत एंजाइम स्लो हो जाएगा। अगर 40 कर दे फिर भी स्लो हो जाएंगे। अच्छा, अब एंजाइम को जो आपने कहा, मैंने कहा कि जो जब टेम्परेचर लो होता है तो एंजाइम की रफ्तार भी लो होती है। टेम्परेचर बढ़ता है तो रफ्तार बढ़ जाती है एंजाइम के काम करने की। उसकी दो वजूहात है। इसकी वजह यह है कि जब आप हीट के अंदर इंक्रीज़ करते हैं तो इसका मतलब है आप एक्टिवेशन एनर्जी दे रहे हैं। एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट याद रखें जो मैंने पहले पढ़ाया था आपको, कि एक पत्थर है, आपने उसको इस चढ़ाई से चढ़ा के यहाँ पे लेके आना है। अब ये जो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी इतनी, दैट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एंजाइम काम मैंने बताया था ऐसे करते हैं कि एंजाइम इस एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम कर देते हैं। ठीक है, तो अगर एक तरफ तो एंजाइम मौजूद है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहे हैं, अगर आप फोर्स भी ज़्यादा इसको लगाएं, एक्टिवेशन एनर्जी दे भी ज़्यादा, फिर ज़ाहिरी बात है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो हीट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी देती है, और दूसरा हीट काइनेटिक एनर्जी भी देती है। काइनेटिक एनर्जी से क्या मुराद होता है, किसी चीज़ की जो हिलने की एनर्जी है, किसी चीज़ की जो मूव करने की जो एनर्जी होती है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं,
आप इनको गर्म करें, पहले ये आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहे हैं, जैसे ही गर्म करेंगे ये बहुत तेज़ी से हरकत करेंगे। क्यों? काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो जब काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, एक्टिवेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, रेट तेज़ होगा। एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी, ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है उस बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट बनेंगे। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से ये होगा कि मॉलिक्यूल की मूवमेंट क्योंकि बढ़ जाएगी, तो उस मूवमेंट के बढ़ने की वजह से उनके एंजाइम के साथ जुड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब वो जल्दी से एंजाइम के साथ जुड़ेंगे तो एंजाइम उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देगा। अब मैंने कहा कि टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए, एंजाइम फिर भी काम करना बंद कर देते हैं या इवन एंजाइम तबाह हो जाते हैं, एंजाइम बिल्कुल तबाह हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। डीनेचर का मतलब होता है बेटा तबाह होना। तो डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम की डेफिनेशन है कि स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम लॉस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर। एंजाइम का मैंने ऊपर बताया कि स्ट्रक्चर बहुत ही अहम होता है। जैसे ये एंजाइम है, जब आप इसको गर्म करते जाएंगे तो इसके अंदर जो अपने इसके मॉलिक्यूल्स है ना, ये होगा कि उन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो इतनी स्पीड से हिलेंगे कि वो उस एंजाइम को तोड़कर निकल जाएंगे। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अंडा एक प्रोटीन है, एंजाइम भी प्रोटीन होते हैं। अंडे को आप गर्म कर दें, वो आमलेट बन जाता है, मतलब डीनेचर हो जाता है। तो एंजाइम भी ऐसे ही डीनेचर होते हैं। एक ग्राफ बना हुआ है, उस ग्राफ को भी ज़रा देख लें। ये ग्राफ बुक के ऊपर बना हुआ है। इस ग्राफ के अंदर आप इस तरफ जो है एक्स एक्सिस की तरफ जाए, टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी टेम्परेचर यहाँ पे इस एक्सिस पे 0 है, 10, 20, 30, 40, 50। और इस तरफ जो है वो रफ्तार है, यानी रेट जो है वो वाई एक्सिस की तरफ है। तो शुरू के अंदर देखिए आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, रेट बढ़ता जा रहा है। यही मैंने बताया था कि जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, रेट भी बढ़ता जाएगा। अब रेट बढ़ता जा रहा है, इस लिमिट पे आके रेट रुक गया, यानी पूरा सबसे ज़्यादा तेज़ है यहाँ पे रफ्तार। तो ये टेम्परेचर बेटा ऑप्टिमम टेम्परेचर है, अब ये मुनासिब तरीन है। इसके बाद आपने टेम्परेचर को मज़ीद इंक्रीज़ किया तो रेट जो है वो देखे कम होना शुरू हो गया। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे क्या हो गए, एंजाइम डीनेचर हो गई। समझ आ गई? तो हमारी बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है 37, यानी हमारे एंजाइम 37 पे बेस्ट काम करेंगे। इससे ऊपर टेम्परेचर चला जाएगा, हमें बुखार हो जाएगा। हमारी बॉडी का अंदर से टेम्परेचर 37 ही है। आपको पता है, आपको बुखार हो जाए, बॉडी का टेम्परेचर 38 हो जाए तो यू आर नॉट फील वेल, आपको अच्छा फील नहीं होता, बॉडी सुस्त हो जाती है, क्योंकि एंजाइम काम नहीं करती। याद रखें कि बर्ड की बॉडी का टेम्परेचर हमारी निस्बत थोड़ा हाई होता है। बर्ड का ऑप्टिमम टेम्परेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सेकंड फैक्टर है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो बेटा कंसंट्रेशन का मतलब होता है मिकदार, और सबस्ट्रेट का आपको पता है कि जो चीज़ रिएक्शन से पहले होती है वो सबस्ट्रेट होती है। जैसे कि मॉलिक्यूल ए है, इसको एंजाइम ने बी में तब्दील कर दिया, तो ए जो था, जो मॉलिक्यूल पहले था, वो सबस्ट्रेट था। तो हम ये देखेंगे कि अगर सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर पड़ता है। पहली बात ये कि इंक्रीज इन सबस्ट्रेट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। आप सबस्ट्रेट को बढ़ा दें, आप ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को ले आए, पहले थोड़े मॉलिक्यूल थे, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। इफ़ अनलिमिटेड एंजाइम आर प्रेजेंट, अगर आपके पास एंजाइम बहुत ज़्यादा है, सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाएं, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा। मैं आपको बड़ी सादा मिसाल देता हूँ, आपने गौर रखना, आपको सारी समझ आ जाएगी। समझ लें आपके पास सैंडविच बनाने वाली मशीनें हैं, सैंडविच मशीन है आपके पास, सैंडविच मशीन बनाने वाली बेटा 7 मशीनें हैं। तो कभी आपने सैंडविच अगर बनाया हो तो आपको पता होगा कि उस मशीन के अंदर एक सैंडविच रखते हैं, जब वो बन जाता है उसको निकाल लेते हैं, फिर अगला रखते हैं। ठीक है, अब समझ लें ये एक मशीन जो है, आपके पास टोटल 7 मशीनें हैं। एक मशीन जो है वो एक सैंडविच 10 मिनट में बना देती है। ठीक है, अब आपके पास 7 मशीनें थी और आपके पास 7 ही सैंडविच थे। सैंडविच भी 7 है, मशीनें भी 7 है, दोनों की तादाद 7 है। तो 10 मिनट के अंदर कितने सैंडविच बन जाएंगे? 7 सैंडविच बन जाएंगे 10 मिनट के अंदर। ऐसा ही है ना, क्योंकि मशीनें 10 है, सैंडविच भी 10 है। ये जो सैंडविच था, इसको आप समझ ले ये सबस्ट्रेट है। ये जो आपके पास मशीन थी, इसको समझ ले एंजाइम है। तो पहले आपका रेट क्या था कि आपका रेट ये है कि 7 सैंडविच बन रहे हैं 10 मिनट के अंदर।
एंजाइम। अब एंजाइम आप ज़्यादा कर दें, मैं आपको थोड़ा और तरीके से समझाता हूँ। समझ ले आपके पास 100 मशीनें हैं, ठीक है। पहले मरहले में समझ लें कि आपके पास मशीनें तो 100 हैं, लेकिन आपके पास जो सैंडविच है वो है 50, ठीक है। अब 50 सैंडविच है, 100 मशीनें हैं, तो ज़ाहिर बात है ये एक मशीन है, इसके अंदर आपने सैंडविच को रख दिया, तो 50 मशीनों के अंदर आप रख देंगे, बाकी की 50 जो है वो फ्री ही होंगी। तो इसका मतलब है कि आपके पास मशीनें 100 थी, यानी एंजाइम 100 थे, सबस्ट्रेट सिर्फ 50 थे। तो आपके पास जो रेट आ रहा है वो आ रहा है 50 सैंडविच पर 10 मिनट। 10 मिनट के अंदर आपकी रफ्तार आ रही है 50 सैंडविच। अब अगर आप 60 सैंडविच कर दें, पहले मशीनें तो आपके पास, एंजाइम तो आपके पास और है, सबस्ट्रेट इंक्रीज करें, तो आपके फिर बनने शुरू हो जाएंगे 60 सैंडविच पर 10 मिनट। अब 80 कर दें, आपके बनने शुरू हो जाएंगे 80, क्योंकि मशीनें आपके पास है। अब 100 सैंडविच कर दें, 100 एंजाइम है यानी 100 ही मशीनें हैं, अब आपका रेट पूरा मैक्सिमम हो जाएगा 100 सैंडविच पर 10 मिनट। अब अगर इसके बाद आप मज़ीद ज़्यादा करें, आप सैंडविच 110 कर दें, एंजाइम आपके पास सिर्फ, यानी मशीनें आपके पास सिर्फ 100 हैं, अब क्या होगा? अब आप जो पहले 100 सैंडविच हैं उनको तो रख देंगे 100 मशीनों यानी 100 एंजाइम के अंदर, 100 सबस्ट्रेट तो 100 एंजाइम के साथ जुड़ गए, तो रेट आपका इतना ही रहेगा, 100 सैंडविच यानी 100 ही रहेगा, इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। बाकी के 10 जो है वो वैसे ही पड़े रहेंगे। जब 10 मशीनें फारिग होंगी तो बाकी 10 की बारी कब आएगी? बेशक आप 1000 कर दें सबस्ट्रेट, एंजाइम अगर आपके पास ख़त्म हो चुके हैं, एंजाइम 100 हैं, तो रेट जो है वो 100 ही रहेगा। आई होप आपको मेरी बात पूरी जो है वो समझ आ चुकी है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है सबस्ट्रेट के बढ़ने से, लेकिन जब एंजाइम ही कम हो तो फिर एक लिमिट तक बढ़ता है। जब एंजाइम फिनिश हो जाएं तब सबस्ट्रेट आप जितना मर्जी बढ़ाते जाए, जब तक पहले एंजाइम फारिग नहीं होंगे रेट नहीं बढ़ेगा। अब इस ग्राफ को देखें जो बुक पे बना हुआ है, आप सबस्ट्रेट को बढ़ा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ये रेट है, इधर की तरफ ये बढ़ता जा रहा है, यानी ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। क्यों ऊपर की तरफ जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे एंजाइम अवेलेबल हैं, एंजाइम मौजूद है, एंजाइम मौजूद है यानी एक्टिव साइट्स मौजूद है एंजाइम की। एक्टिव साइट वो जगह जहाँ पे उस सबस्ट्रेट में जुड़ना है। फिर आप सबस्ट्रेट बढ़ाते जा रहे यहाँ तक आके रिएक्शन रेट कांस्टेंट हो गया, यानी अब सबस्ट्रेट तो बढ़ रहा है क्योंकि ग्राफ इधर की तरफ जा रहा है, लेकिन रेट ऊपर की तरफ नहीं जा रहा। इस स्टेट को हम कहते हैं सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट। सैचुरेशन मीन फिल हो जाना, यानी इस स्टेट के ऊपर ऑल एक्टिव साइट वो क्या हो चुकी हैं, जितनी भी एक्टिव साइट हैं वो फिल हो चुकी है, कोई जगह नहीं नए सबस्ट्रेट के जुड़ने की। तो जब तक पहले सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में तब्दील नहीं हो जाते तब तक कोई नया सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ नहीं जुड़ सकता, ठीक है। ये इसके बाद आखिरी फैक्टर है पीएच। पीएच आपको पता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है, 8वीं में आपने पढ़ा था, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, किसी चीज़ में हाइड्रोजन के जितने आयन्स होते हैं उसकी पीएच होती है। तो हर एंजाइम एक खास पीएच पे काम करता है, उस पीएच को कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। ये पहले ऑप्टिमम पीएच की डेफिनेशन कि एवरी एंजाइम वर्क एट मैक्सिमम रेट, अपनी यानी पूरी रफ्तार से काम करता है, एट अ नैरो रेंज ऑफ पीएच विच इज़ ऑप्टिमम पीएच। नैरो रेंज का मतलब है थोड़ी सी, यानी पीएच के खास लिमिट के अंदर ही काम करेगा। आपको याद होगा कि पीएच की वैल्यू होती है 1 से लेके 14 तक वैल्यूज होती है। तो हर एंजाइम की खास पीएच होती है। कोई एंजाइम 2 पीएच पे अच्छा काम करता है, कोई 4 पे, कोई 10 पे, कोई 20 पे, ज़रूरत के जिस्म के मुताबिक। तो चेंज इन पीएच काज डी नेचर ऑफ एंजाइम। अगर पीएच बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए तो एंजाइम भी डी नेचर हो सकता है। अब एक चीज़ देखें कि एक एंजाइम है पेप्सिन। पेप्सिन बच्चों मैदे में काम करता है और हमारे मैदे में होता है तेज़ाब HCl। तो जहाँ पे तेज़ाब हो उस जगह पे पीएच लो हो जाती है। अब पेप्सिन किस पीएच पे काम करता है? लो पीएच पे। ये इसकी ऑप्टिमम पीएच है, यानी ये लो पीएच है, यानी कि 3-4 पीएच पे काम करेगा। इससे ज़्यादा पे अगर आप पीएच को 10 कर दें एंजाइम बेचारा बिल्कुल काम करना छोड़ देगा। एक और एंजाइम है ट्रिप्सिन। ये कहाँ काम करता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करता है।
यानी छोटी आंत के अंदर, हमारे पेट के अंदर, ये हाई पीएच पे काम करता है। ये खुराक को ये भी डाइजेस्ट करता है। ये हाई पीएच इसको मिलेगी तो तब काम करेगा। तो यानी ये ऊपर वाला जो है ये एसिड के अंदर बेस्ट काम करता है, नीचे वाला हाई पीएच यानी बेस के अंदर ये 9 पीएच पे काम करता है। 7 पीएच के बाद जो पीएच होती है वो बेसिक होती है। तो ये पीएच का भी एक ग्राफ देखें कि हर एंजाइम की एक ऑप्टिमम पीएच होती है। यानी ये समझ रहे पेप्सिन है, पीएच यहाँ पे 1 2 3, इधर 4 5। अब पेप्सिन जो है ये 3 पीएच पे बेस्ट काम कर रहा है, तो इसकी ये ऑप्टिमम पीएच है। यानी पीएच जब थोड़ी है, पीएच बढ़ेगी तो ये तेज़ होगा। जब 3 तक इसकी पूरी रफ्तार हो जाएगी, 3 के बाद मज़ीद पीएच बढ़ेगी, इसकी रफ्तार और नहीं बढ़ेगी। तो ये ऑप्टिमम पीएच होती है। याद रखें, अगर पीएच बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब भी एंजाइम की एक्टिव साइट जो है उस पर चार्ज आ जाता है। एक्टिव साइट के ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है। जब एक्टिव साइट पे चार्ज आ जाए तो एंजाइम काम करना बंद कर देता है। ये था आज का लेक्चर। अगर आपके जहन में कोई सवाल है वो कमेंट में पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।